वो देखो, वहां दुश्मन की फौज खड़ी है। सिपाहियों, हमला करो। सन 1483 ईस्वी में फरगाना की वादी में एक बच्चे ने जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखेगा। उस बच्चे का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगाना के हुक्मरान उमर शेख मिर्ज़ा अपने कबूतरों के शौक़ में मसरूफ़ थे जब एक वफ़ादार खादिम ने खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो हुजूर, बेटा पैदा हुआ है। उमर शेख खुशी से झूम उठे। उन्होंने दुआ की कि उनका बेटा अपने अजीम जद्द अमजद तैमूर का नाम रोशन करे और खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करे। एक साल बाद ताशकंद से बाबर के नाना और नानी मुलाकात के लिए आए। जब बच्चे से उसका नाम पूछा गया तो वो अल्फाज सही अदा न कर सका। बुजुर्ग नाना मुस्कुराए और बोले, उसे बाबर कहो। वस्ती एशिया में बाबर का मतलब शेर या बहादुर जंगजू समझा जाता था। ये नाम जिंदगी भर उसके साथ रहा। बचपन ही से बाबर को एक ही दास्तान सबसे ज़्यादा पसंद थी, तैमूर की दास्तान। शानदार शहर समरकंद की दास्तान, नीले मीनारों, अजीम महलों और फतूहात की दास्तान। हर बार जब उस्ताद तैमूर के कारनामे सुनाते तो बाबर की आंखों में चमक आ जाती। वो खुद को एक दिन समरकंद के तख्त पर बैठा देखता था। बाबर सिर्फ जंगजू नहीं बन रहा था, वो फारसी, तुर्की और अरबी ज़बानें सीख रहा था, शायरी से मोहब्बत करता था, सूफी बुजुर्ग रूमी की तहरीरें पढ़ता था। साथ ही साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की तरबियत भी हासिल। उसके वालिद अक्सर उसे देखकर कहते, एक दिन मेरा बेटा समरकंद वापस लेगा। फिर अचानक वो दिन आ गया जिसने बाबर की पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। 1494 ईस्वी का एक पुरसकून दिन था। 12 साला बाबर अपने दोस्तों के साथ शाही बाग में मौजूद था। दूर से एक घुड़सवार इंतहाई तेजी से महल की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। फिर उसने आहिस्ता आवाज में कहा, शहजादे, आपके वालिद उमर शेख मिर्जा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अल्फाज सुनते ही बाबर के लिए वक्त जैसे रुक गया। चंद लम्हे पहले तक वो सिर्फ एक लड़का था, अब अचानक पूरी सल्तनत का बोझ उसके कंधों पर आ चुका था। फरगाना भर में सोग की फजा छा गई। महल के दरवाजों पर सन्नाटा था। सिपाही खामोश खड़े थे, क्योंकि वस्ती एशिया की दुनिया में एक कम उम्र हुक्मरान अक्सर ताकतवर दुश्मनों के लिए आसान शिकार समझा जाता था। मगर बाबर जानता था कि अब आंसू बहाने का वक्त नहीं। अगर वो कमजोरी दिखाता तो शायद अगले ही दिन उसकी सल्तनत उससे छीन ली जाती। इसलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक ऐसा फैसला किया जो बड़े बड़े हुक्मरान भी न कर पाते, और तख्त संभालने के लिए आगे बढ़ गया। 12 साला बाबर अब फरगाना का हुक्मरान था, लेकिन ताज के साथ खतरात भी आए। रिश्तेदार, चचा, पड़ोसी हुक्मरान सब उस कम उम्र बादशाह को कमजोर समझ रहे थे। बाज लोग उसकी सल्तनत छीनने के ख्वाब देख रहे थे। बाबर अभी अपने वालिद की वफात के सदमे से बाहर भी ना निकला था कि खतरे की घंटियां बजने लगी। सरहदों पर गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही थी। दुश्मन लश्कर जमा हो रहे थे और कुछ ही दिनों में सूरत हाल वाज़े हो गई। समरकंद के सुल्तान अहमद मिर्जा और दूसरे ताकतवर हुक्मरान फरगाना की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। बाबर हैरान था। ये अजनबी दुश्मन नहीं थे, ये उसके अपने रिश्तेदार थे, उसके चचा। जंग करीब आ रही थी। बाबर ने फैसला किया कि वो खुद दुश्मन की नकल हरकत का जायजा लेगा। फिर अचानक दूर से शोर सुनाई दिया, मशलों की रोशनी दिखाई दी और मालूम हुआ कि दुश्मन की बड़ी फौज दरिया के किनारे मौजूद है। उनके सिपाही तेजी से एक तंग लकड़ी के पुल से गुजरने लगे। हर तरफ शोर था, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, सिपाही ललकार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चंद लम्हों में बाबर और उसके साथी खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। पुल अचानक चुरचुराने लगा, लकड़ियां टूटने लगीं और अगले ही लम्हे पूरा पुल मुनहदिम हो गया। सिपाहियों के दस्ते, घोड़े, ऊंट, सामान सब दरिया के पानी में जा गिरे। चंद लम्हे पहले जो फौज फतह के नारे लगा रही थी, अब अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रही थी। पानी में चीख व पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को खींच रहे थे। जानवर बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे। बाबर के सिपाहियों ने हैरत से ये मंजर देखा।
बगैर तलवार चलाए, बगैर तीर बरसाए दुश्मन की पूरी पेश कदमी रुक चुकी थी। ये बाबर की ज़िंदगी की पहली बड़ी आजमाइश थी और किस्मत ने उस दिन उसका साथ दिया था। फतह के बाद बाबर की दाना दादी ने उसे नसीहत की, सखावत इख्तियार करो, अदल कायम करो, खुशामदियों से बचो, अपने वफादार लोगों की कदर करो। ये नसीहतें बाद में बाबर की हुक्मरानी की बुनियाद बने। लेकिन बाबर का दिल अब भी एक ही चीज़ चाहता था, समरकंद, तैमूर का शहर, उसका ख्वाब, उसकी मंजिल। जब समरकंद में सियासी इंतशार पैदा हुआ तो बाबर ने मौका देखा। उसने अपनी छोटी सी फौज तैयार की और ऐलान किया, हम समरकंद की तरफ मार्च करेंगे। रास्ते में नए सिपाही उसके साथ शामिल होते गए। बाबर की फौज बढ़ती गई। आखिरकार वो समरकंद के दरवाज़ों तक पहुंच गया। शहर के लोग उज़्बेक खतरे से खौफजदा थे। जब बाबर ने उनकी हिफाजत की तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। कई सालों का ख्वाब हकीकत बन गया। बाबर समरकंद में दाखिल हुआ। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका बाबर ने बरसों ख्वाब देखा था। समरकंद के दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे। शहर के लोग उसका इस्तकबाल कर रहे थे। गलियां खुशियों से भर गई थीं और बाबर तैमूर के अजीम तख्त तक पहुंच चुका था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। वही शहर जिसके किस्से उसने बचपन में सुने थे, वही तख्त जिस पर बैठने का ख्वाब उसने बरसों देखा था। लेकिन फतह का जश्न ज़्यादा देर न चल सका। चंद ही हफ्तों में तल्ख हकीकत सामने आने लगी। तवील जंगों ने समरकंद को कमज़ोर कर दिया था। खेत तबाह हो चुके थे, तिजारती रास्ते मुतासिर हो चुके थे और अनाज के गोदाम तकरीबन खाली थे। महल में रोज़ नई बुरी खबरें पहुंचने लगीं। खुराक कम हो रही है, सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। बाबर को एहसास होने लगा कि सल्तनत सिर्फ जंग जीतने से नहीं चलती, उसे बरकरार रखने के लिए दौलत, खुराक और वफादारी भी दरकार होती है। उसके सामने वही शहर था जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका ख्वाब उसके हाथों से फिसल रहा है। जिस समरकंद को उसने जन्नत समझा था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक बोझ बनता जा रहा था। और यूं बाबर की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी आजमाइश में तब्दील होने लगी। हर रोज़ महल में नई परेशान कुन खबरें पहुंचती। फौजी फरार हो रहे थे, लोग मायूस थे। और फिर फरगाना से खबर आई कि बाबर का आबाई शहर खतरे में है। इसके मुखालिफ अंदजान को घेर रहे थे और उसका अपना भाई भी उनके साथ जा मिला था। बाबर के सामने एक दर्दनाक इंतखाब था। वो समरकंद में रहता तो फरगाना खो देता, फरगाना को बचाने जाता तो समरकंद हाथ से निकल सकता था। आखिर उसने अपने वतन की तरफ लौटने का फैसला किया। वो शहजादा जो कुछ अरसा पहले समरकंद में फातह बनकर दाखिल हुआ था, अब चंद वफादार साथियों के साथ बेवतन फिर रहा था। बाबर समझने लगा था कि शायद तकदीर उसे बार बार समरकंद की तरफ नहीं, किसी और रास्ते की तरफ धकेल रही है। पहाड़ों में एक सर्द रात बाबर के कैंप में एक खबर पहुंची। काबुल सियासी इंतशार का शिकार था। हुक्मरान कमज़ोर था, मकामी सरदार तकसीम थे और बहुत से लोग एक मजबूत तैमूरी शहजादे को कबूल करने के लिए तैयार थे। बाबर ने फौरन नक्शा मंगवाया। हिंदू कश के बर्फानी दर्रे खतरनाक थे, रास्ते दुश्वार थे और उसके पास बड़ी फौज नहीं थी। लेकिन काबुल उसे वो चीज़ दे सकता था जो समरकंद कभी न दे सका। बाबर ने अपने थके हुए साथियों की तरफ देखा और आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उसकी वापसी किसी महल से नहीं, बर्फानी पहाड़ों के दरमियान एक मुश्किल सफ़र से शुरू हुई। काबुल की फतह बाबर की फौज तंग पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई काबुल पहुंची। उसने शहर को तबाह करने के बजाय दबाव, मुज़ाकरात और ताकत के मुजाहरे को इस्तेमाल किया। आखिर शहर के दरवाजे खुल गए। बाबर मुनज़्ज़म फौज के साथ काबुल में दाखिल हुआ। इस बार वो चंद दिनों के लिए किसी ख्वाबों के शहर का मालिक नहीं बना था। उसे एक ऐसी सल्तनत मिली थी जिसे वो मजबूत कर सकता था। जिलावतनी का दौर ख़त्म हुआ और बाबर फिर एक हकीकी हुक्मरान बन गया। काबुल ने बाबर को सिर्फ फौजी ताकत नहीं दी, बल्कि हुकूमत करने का मौका भी दिया। उसने रास्तों को महफूज किया और मकामी सरदारों को अपने निज़ाम में शामिल किया। अब वो सिर्फ तख्त हासिल करने वाला नौजवान मुहिम जो नहीं रहा था। शिकस्तों ने उसे सब्र सिखाया था और बाबर के लिए समरकंद का रास्ता एक बार फिर खुलता दिखाई दिया। हजारों जंगजू उसके साथ आ मिले और पुराना ख्वाब फिर जिंदा हो गया। बाबर काबुल से शिमाल की तरफ बढ़ा। कुरशी और बुखारा से गुजरते हुए उसकी फौज मजबूत होती गई। आखिरकार समरकंद के दरवाजे एक मर्तबा फिर उसके लिए खुल गए। लोग खुश थे, परचम लहरा रहे थे और बाबर दूसरी बार अपने ख्वाब के शहर में दाखिल हो रहा था।
خواب پھر بکھر گیا۔ سمرقند کے دربار میں اختلاف بڑھنے لگا۔ کچھ لوگ بابر کے فارسی اتحادیوں سے ناراض تھے، کچھ اس کی سیاسی مجبوریوں کو کمزوری سمجھتے تھے، اور ازبک فوج دوبارہ طاقت جمع کر رہی تھی۔ بابر نے شہر کو بچانے کی کوشش کی، مگر حمایت کم ہوتی گئی، رسد گھٹتی گئی اور دشمن قریب آتا گیا۔ آخر اسے ایک بار پھر سمرقند چھوڑنا پڑا۔ اس بار وہ جان گیا تھا کہ بچپن کا یہ خواب اس کی پوری زندگی کو قید نہیں کر سکتا۔ اگر وسطی ایشیا اسے مستقل تخت نہیں دے رہا تو اسے اپنی تقدیر کسی اور سمت تلاش کرنی ہوگی۔ 5 سال بعد کابل واپس پہنچنے کے بعد بابر کے دربار میں ہندوستان سے سفیر آئے۔ دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے خلاف افغان امراء میں بغاوت بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے بابر سے مدد مانگی اور پنجاب میں اقتدار کی پیشکش کی۔ بابر جانتا تھا کہ دعوت دینے والے اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں، مگر اس نے ہندوستان کی سیاسی کمزوری بھی پہچان لی۔ یہ ایک وسیع، دولت مند اور زرخیز سرزمین تھی، مگر اس کے حکمران آپس میں تقسیم تھے۔ نقشے کابل سے جلال آباد، پشاور، پنجاب اور پھر دہلی تک پھیلا دیے گئے۔ بابر نے فیصلہ کیا کہ یہ صرف ایک چھاپا نہیں ہوگا، اس بار وہ ایک نئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے مشرق کی طرف مارچ کرے گا۔ بابر کی فوج تعداد میں کم تھی، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہزاروں سپاہی اور جنگی ہاتھی تھے۔ کھلے میدان میں سیدھا مقابلہ تباہ کن ہو سکتا تھا، اس لیے بابر نے پانی پت کے قریب دفاعی پوزیشن تیار کی۔ گاڑیوں کو زنجیروں سے باندھا گیا، ان کے درمیان توپوں اور بندوقچیوں کے لیے راستے چھوڑے گئے، خندقیں کھودی گئیں اور پہلوؤں کو محفوظ کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ لودھی فوج مرکز میں پھنسے، جبکہ بابر کے تیز رفتار گھڑ سوار دونوں جانب سے گھوم کر اس کے عقب پر حملہ کریں۔ جنگ سے پہلے بابر نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمارے پیچھے پہاڑ اور طویل راستے ہیں، ہمارے سامنے دشمن اور ایک نئی تقدیر، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پانی پت کا میدان دھند اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بابر کے توپچی بارود بھر رہے تھے، بندوقچی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے اور گھڑ سوار اشارے کے منتظر تھے۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کی عظیم فوج آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاتھیوں کی گھنٹیاں، سپاہیوں کی للکار اور قدموں کی گونج میدان کو ہلا رہی تھی۔ بابر نے دشمن کو قریب آنے دیا، پھر اس کے ہاتھ کا اشارہ ہوا اور پہلی توپ گرجی۔ دھواں میدان پر پھیل گیا، گھوڑے بدتنے لگے، ہاتھی خوف زدہ ہوا، اور ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ توپوں اور بندوقوں کی مسلسل آگ نے لودھی فوج کی اگلی صفوں کو توڑ دیا۔ جنگی ہاتھی شور سے گھبرا کر اپنی ہی فوج میں واپس دوڑنے لگے۔ سپاہیوں کی ترتیب بکھر گئی، مگر پیچھے سے آنے والے ہزاروں آدمیوں نے میدان کو مزید تنگ اور بے قابو بنا دیا۔ اسی وقت بابر کے گھڑ سوار دونوں اطراف سے پھیل گئے۔ انہوں نے دشمن کے پہلوؤں کو کاٹا، عقب پر حملہ کیا اور واپسی کے راستے بند کر دیے۔ ابراہیم لودھی کی بڑی فوج اپنی ہی تعداد میں پھنس گئی۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، آخر لودھی کا پرچم گر گیا۔ ابراہیم لودھی اپنے محافظوں کے درمیان مارا گیا اور دہلی کی سلطنت کا فیصلہ پانی پت کے میدان میں ہو چکا تھا۔ فتح کے بعد جنگ ختم ہوئی۔ بابر نے اپنے سرداروں سے ابراہیم لودھی کی موت کی تصدیق کروائی۔ اس نے فوراً اپنے دستوں کو نظم برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ بابر جانتا تھا کہ شہر جیتنا آسان ہے، مگر فتح کے بعد لوٹ مار روکنا اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا اصل امتحان ہے۔ دہلی اور آگرہ کے دروازے کھلے اور بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ یہ اعلان تھا کہ ایک نیا حکمران آ چکا ہے۔ آگرہ میں شاہی خزانے اور دولت اس کے ہاتھ آئی، مگر نئی سرزمین کے لوگ ابھی اسے اجنبی فاتح سمجھتے تھے۔ بابر نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ ہندوستان صرف مال غنیمت کے لیے نہیں جیتا گیا، یہاں ایک مستقل سلطنت قائم کی جائے گی۔ اس نے سرداروں میں انعام تقسیم کیے، انتظام سنبھالا اور اپنی فوج کو واپس کابل جانے کے بجائے ہندوستان میں رہنے کے لیے تیار کیا۔ ایک سلطنت کی پیدائش فرغانہ کا وہ 12 سالہ لڑکا جس نے اپنے باپ کی موت کے بعد لرزتے ہوئے تخت سنبھالا تھا، اب دہلی اور آگرہ کا فاتح تھا۔ اس نے سمرقند کو بار بار حاصل کیا اور کھویا، جلا وطنی دیکھی، بھوک برداشت کی، ساتھیوں کی بے وفائی جھیلی اور پھر بھی آگے بڑھتا رہا۔ پانی پت کی فتح صرف ایک بادشاہ کی شکست نہیں تھی، یہ ایک نئی سلطنت کی پیدائش تھی، وہ سلطنت جسے آنے والی نسلیں مغلیہ سلطنت کے نام سے جانیں گی۔ بابر کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، نئے دشمن، نئی بغاوتیں اور مزید جنگیں اس کے سامنے تھیں، مگر ایک چیز بدل چکی تھی، اب وہ تخت کی تلاش میں بھٹکنے والا شہزادہ نہیں تھا، اس نے اپنا تخت خود تعمیر کر لیا تھا۔